वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 3000 वैकेबलरी बिल्ड करने की 45 दिन की क्लास कर रहे हैं। आज हमारा जो है डे 6 है, 5 दिन की क्लासेस हम कर चुके हैं। तो जैसा कि हम माइंड बाउल डिस्कस करते हैं सबसे पहले, तो ये हमारा माइंड बाउल है जिसमें डे 1 2 3 4 एंड 5 हमने फिल कर दिया है। अब आप समझिए जो इसका लीकेज है, जो हमारी भूलने की कैपेसिटी है या टेंडेंसी है, इसको कह सकते हैं। जैसे टेंडेंसी है कि हम कुछ चीज़ें भूलते रहते हैं, तो ये अब थोड़ा सा बड़ा हो रहा होगा क्योंकि 5 दिन का हो गया है, तो मैटर बहुत ज़्यादा होगा। तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसको ज़रूरी है कि इसको रीफिल करें। मैं इस पे बार बार इसको डिस्कस करता हूँ क्योंकि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब सिलेबस बढ़ने लगता है। तो आप वीडियो को 15 से लेके 17 मिनट तक पॉज कीजिए। अगर रिवाइज ना हो तो 20 मिनट तक पहले पॉज कीजिए। और पूरा का पूरा जो है आप डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 की जितनी भी वकायब है पूरा का पूरा रिवाइज कीजिए। जो भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जो याद नहीं हो रहा है, वो आप अलग से उनके नोट्स बनाइए, रेक्टिफाई कीजिए उनको और बार बार रिवाइज कीजिए। तो चलिए आज की क्लासेस देखते हैं। आज की क्लासेस में जैसा कि हम पिछली क्लास से देख रहे हैं कि हम कुछ फ्रेजल वर्ब देखेंगे, कुछ इडियम देखेंगे एंड कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ वीडियोस में जो है मिस्टेक रही है उनकी करेक्शन की बात कर लें। जैसे इसको मिस्टेक तो नहीं बोलेंगे, इसको ब्लंडर बोलेंगे। मिस्टेक और ब्लंडर में ये फर्क होता है कि मिस्टेक होता है छोटा और ब्लंडर होता है बहुत बड़ा मिस्टेक। तो बियर की स्पेलिंग मैं इतना सब कुछ समझा गया और मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है कि बियर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। बियर की स्पेलिंग ये होती है बियर अवे। ये सारे में जो बियर BEER लिखा है सब में बियर की स्पेलिंग BEAR होगा, तो प्लीज इसको करेक्ट कीजिए। एंड एक और जो है विडोज माइट, यहाँ पे मैंने विडोज माइट लिखा हुआ था, वो माइट बोल के टाइप करना होता है, तो विडोज माइट ये होगा। ठीक है, तो माइट की स्पेलिंग MITE। सो ये दो करेक्शन है, आप इनको कर लीजिए। और अगर फर्दर कोई इस तरीके की टाइपो एरर होती है, समझाते वक्त मेरा ध्यान नहीं जाता स्पेलिंग पे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, इससे रेक्टिफाई चीज़ें हो जाएगी। अदरवाइज काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको सीरियसली ये चीज़ें नहीं पता है, तो वो एग्जाम में इसको इसी तरह पुट कर देंगे। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा स्पेलिंग वगैरह चेक कर लूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, पर इन एनी केस कुछ रह जाती है क्योंकि क्लासेस लंबा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो इस तरीके की एरर एक आध वीडियोज में रह सकती है। तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियोज में वो रेक्टिफाई कर दी जाएगी। चलिए बात करते हैं आज के कुछ इडियम्स की। सबसे पहले बात करेंगे इस वर्ड की, अकलीज हिल। ये हमारा इडियम है। इसका मतलब होता है स्मॉल बट फैटल वीकनेस। अकलीज हिल वहाँ पे इस्तेमाल होता है जब हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारे अंदर कोई एक ऐसी वीकनेस है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो एक ऐसी छोटी जो है वो क्या कहते हैं कि फॉल्ट या ऐसी वीकनेस हमारी जिससे हमें नुकसान हो सकता है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अकिलीज हिल। तो अकिलीज हिल का मतलब होता है स्मॉल बट फैटल वीकनेस। अच्छा, कुछ लड़के कमेंट सेक्शन में ये कह देते हैं कि सर ये इस बुक से है, ये बुक से है। तो मैंने आपको बुक्स पहले ही रिकमेंड कर दी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए कि मैंने आपको बुक्स रिकमेंड की है कि आप जो है ग्रामर के लिए जो है आप डिपेंड हो सकते हो जो है नीतू मैम की बुक पे, जो प्लिंथ टू पैरामाउंट करके आती है। दूसरा जो है बुक आप SP बख्शी वकैब के लिए डिपेंड कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप किरण पे डिपेंड कर सकते हो। इन बुक्स में मिल जाएंगे। तो मेरा जो मैटर है जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन 3 बुक से होगा और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से होगा। तो ध्यान रखिए कि मेरा सारा का सारा मैटर इनसे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इडियम की, एड फ्यूल टू फायर। हिंदी में आपने सुना होगा कि आग में घी डालना। तो टू मेक ए मैटर वर्स, इसका मतलब होता है कि कोई मैटर ऐसा हो जो खराब हो रहा हो, उसमें और भी उसको खराब कर देना। एड फ्यूल टू फायर का मतलब यही होता है कि आग लगी हुई उसमें से फ्यूल और डाल देना, मतलब आग को और बढ़ा देना। तो इसका हिंदी में मतलब होता है कि मामले को और खराब करना। तो टू मेक ए मैटर वर्स एड फ्यूल टू फायर, इसका मतलब हुआ एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपको कोई जॉब मिल गई, जॉब आपकी ऐसी हो जिसमें जिसमें आप थोड़े समय के लिए काम करें, जैसे घंटे 2 घंटे के लिए काम करें, और आपको खूब ढेर सारी सैलरी मिल रही हो, तो ऐसी जॉब को बोलते हैं आर्म चेयर जॉब। जैसे SSC का आप एग्जाम देने जा रहे हो, इसमें कुछ पोस्टें ऐसी है जिसमें 2 घंटे से लेके 4 घंटे तक का ही काम होता है, उसके अलावा सारा का सारा दिन बैठे रहना होता है, तो उसको आप आर्म चेयर जॉब कह सकते हो। सरकारी नौकरी को भी लोग आर्म चेयर जॉब कहते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब करो तो आपको समझ में आएगा कि सरकारी नौकरी को लोग आर्म चेयर जॉब क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब ये होता है कि आपका कोई मोटिव हो किसी के साथ,
जो आपको निकालना हो, आपका कोई मतलब, अगर आप किसी के साथ कोई मतलब अपने काम की चीज निकाल रहे हो मतलबी सेल्फिशपन की वजह से, तो वहां पे हम ईडियम यूज करते हैं एन एक्स टू ग्राइंड, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। अगर आपका जो है मोटिव है, आपका कोई मतलब है किसी के साथ, अपने सेल्फ के लिए आप किसी के साथ कोई निकाल रहे हो या बने हुए हो, तो वहां पे होता है एन एक्स टू ग्राइंड, इस ईडियम का इस्तेमाल होता है। एन आयरन विल, एंड आयरन विल का मतलब होता है स्ट्रांग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति। तो एन आयरन विल का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है पुराना प्यार। क्या होता है इसका मतलब? होता है पुराना प्यार। ए पर्सन विथ whom वन हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट, एक ऐसा पर्सन जिसके साथ बहुत पुराने समय में मतलब रिलेशनशिप रहा हो, रोमांस रहा हो, तो इसको कह सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को एन ओल्ड फ्लेम के थ्रू रेफरेंस कर रहे होते हैं, जो जैसे हमारा पुराना प्यार, किसी का पुराना प्यार हो, तो पुराने प्यार के सेंस में उस पर्सन के लिए जिससे किसी का पुराना प्यार होता है, तो उसके लिए ओल्ड फ्लेम जो है ईडियम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर। इसको समझिए कि ओल्ड हेड जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब पुराने आदमी, बूढ़े आदमी से नहीं होता है। एंड ओल्ड हेड जब इसी इडियम में बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी जिसके पास एक्सपीरियंस हो। एंड ओल्ड हेड का मतलब यहाँ पे ऐसे कंसिडर करते हैं कि ऐसा एक्सपीरियंस आदमी का दिमाग ऑन यंग सोल्जर, मतलब एक जवान आदमी या फिर एक नवयुवक के कंधे पे हो। इसका मतलब है कि एक नवयुवक अगर एक समझदार बुजुर्ग की तरह सोच रहा हो, लेकिन वो भी जिम्मेदार आदमी की तरह, तो वहां पे ये इडियम इस्तेमाल होता है एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर, इस चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टेक्स लाइक टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन। मतलब एक ऐसा जवान व्यक्ति या बच्चा जो बात करता हो या सोचता हो एक बूढ़े व्यक्ति की तरह या एक्सपीरियंस आदमी की तरह। ऑलिव ब्रांच, एन ऑलिव ब्रांच, इसका मतलब होता है पीस रिक्वेस्ट या फिर पीस ट्रिटी। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं शांति निवेदन। एन ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है शांति निवेदन। ये सारे के सारे ईडियम्स पूछे जा चुके हैं एसएससी में। नेक्स्ट वर्ड है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। जैसे प्रॉपर्टी वगैरह क्या होता है कि दो भाइयों के बीच में मैटर, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड हो जाता है। मैटर ऑफ डिस्प्यूट, कोई एक ऐसी चीज जो दो लोगों के बीच में झगड़ा करा रही हो, तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं ये इडियम एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई, ये इसका मतलब ये होता है कि जैसे कभी कभी होता है कि किसी माँ के जो है तीन बच्चे होते हैं, तीन बच्चे में से सबसे छोटे बच्चे को ये बोल दिया जाता है कि ये माँ इसको बहुत प्यार करती है, तो एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है किसी का बहुत दुलारा, वेरी लवेबल डियरेस्ट वन। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, वेरी लवेबल एंड डियरेस्ट वन, किसी का बहुत प्यारा। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन गुड कंडीशन। इसको इन गुड कंडीशन के सेंस में मतलब इसको ऐसे लिख कीजिए कि जैसे आपका कोई रूम है, रूम बिल्कुल अगर व्यवस्थित है, अगर सुव्यवस्थित है, कोई सामान बिखरा बिखरा नहीं है, तो वहां पे हम बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर उसके लिए होता है कि जैसे आपका रूम है और सामान आपका जहाँ पे होना चाहिए वहां पे है, प्रॉपर व्यवस्थित है, व्यवस्थित। इन गुड कंडीशन यहाँ पे इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी में सही से सेंस समझिए, इसका मतलब होता है व्यवस्थित। कोई चीज सुव्यवस्थित हो तो वहां पे इडियम इस्तेमाल किया जाता है एप्पल पाई ऑर्डर। एट ए लॉस, एट ए लॉस का मतलब होता है कि कोई आदमी, यहाँ पे ऐसे मत लीजिएगा कि नुकसान में है। एट ए लॉस का मतलब होता है कि कोई आदमी ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ हो जहां से वो ये डिसाइड ना कर पा रहे हो कि किधर को जाए, क्या डिसीजन ले, तो वहां पे ये इडियम इस्तेमाल होता है एट ए लॉस, टू बी अनेबल टू डिसाइड। टू बी अनेबल टू डिसाइड, अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको ये पता नहीं है कि वो क्या डिसीजन ले और फंसा हुआ है और सोच रहा है कि इधर जाए या फिर इधर जाए, तो वहां पे इडियम इस्तेमाल होता है एट ए लॉस। एट ए पिंच, एट ए पिंच का मतलब होता है इन इमरजेंसी या फिर इन ट्रबुल, मतलब ऐसी
सिचुएशन है उस बंदे के पास जहां पे उसको तुरंत कुछ करने की जरूरत है, इन ए ट्रबल, इन एट इमरजेंसी। तो ये इसका मतलब होता है एट ए पिंच का मतलब। एट आर्म्स लेंथ, हाथ की दूरी पे। एट आर्म्स लेंथ, हाथ की दूरी पे। अब हाथ की दूरी पे तो कभी कभी ये वाला इसलिए ईडीएम एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। एट आर्म्स लेंथ का मतलब ये आदमी अगर जैसे ना पढ़ा हो तो ऐसे होता है कि अरे हाथ की दूरी का मतलब ये हो गया कि नजदीक में। लेकिन एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है, कहा जाता है कि अरे भाई एक हाथ दूर रहो मेरे से। मतलब अगर किसी को हम अवॉइड कर रहे होते हैं और दूरी बनाने की कोशिश करवा रहे होते हैं तो वहां पे एट आर्म्स लेते हैं। हिंदी में ये ज्यादा समझ में आएगा, जैसे सभी लोग बोलते हैं अबे मेरे से एक हाथ दूर रहो, अबे मेरे से ये रहो। तो ये वो जो है इडियम है जो हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, एट आर्म्स लेंथ। अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, किसी के साथ दोस्ताने से बचना, किसी के साथ दोस्ती से बचना, किसी को अपने से दूर रखना, उसके लिए इस्तेमाल होता है एट आर्म्स लेंथ। एट ड्रैगर्स ड्रॉन, एट ड्रैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है कि किसी के बीच में घोर शत्रुता होना। एट ड्रैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है घोर शत्रुता। टू हैव बिटर इनमिटी, टू हैव बिटर इनमिटी। एट ईज, एट ईज का मतलब हो गया फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। एट ईज मतलब वो आरामदायक स्थिति में है, उसको ना ही कोई पेन है, ना कोई एंजाइटी है, ना कोई ट्रबल है। एट ईज का मतलब ये होता है कि वो सरल स्थिति में है, मतलब उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम से फ्री है, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। एट वंस फिंगर्स टिप्स, एट वंस फिंगर्स टिप्स इसका मतलब होता है वेल मेमोराइज्ड। अगर आपको कोई चीज बहुत अच्छे से पता हो, जैसे आपको ग्रामर अगर 50 दिन की क्लास करके बिल्कुल अच्छे से पता हो, तो आप ऐसे कह सकते हो कि ग्रामर 50 दिन की क्लास के बाद हमारे जो है फिंगर टिप्स पे है। मतलब आपको वेल मेमोराइज्ड है, आपको कंप्लीट नॉलेज है इस 50 दिन के ग्रामर के क्लास का। तो टू हैव कंप्लीट नॉलेज। एट वंस विट्स एंड, ये 2015 में पूछा गया था। एट वंस विट्स एंड, इसको बोलते हैं पजल्ड, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड। ये सारे के सारे सिनोनिम्स ही है, पजल्ड, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड। इसका मतलब यह है होता है कि अनडिसाइडेड स्टेट में, मतलब जहां पे आपको पता ना हो कि किधर जाएं किधर ना जाएं, क्या करें क्या ना करें। तो पजल्ड, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड इन सब का मतलब वही होता है, वही मतलब होता है, उसी के लिए इस्तेमाल होते हैं एट वंस विट्स एंड। एट सिक्सेस एंड सेवेंस, एट सिक्सेस एंड सेवेंस इसका मतलब होता है जैसे कमरे में घुसे, कोई सामान इधर फेंका हुआ है, कोई इधर का सामान बिकता है कि कोई इधर पड़ा है। ये जस्ट अपोजिट है एप्पल पाई ऑर्डर का, कि कमरे में घुसे सब व्यवस्थित है तो एप्पल पाई ऑर्डर बोलेंगे। एंड एट सिक्सेस एंड सेवेंस है, इसका मतलब होता है कि कोई सामान इधर है, कोई सामान इधर, कोई इधर, कोई इधर है, तो इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर। एट स्टेक, एट स्टेक का मतलब होता है खतरे में, एट रिस्क एंड अनसिक्योर्ड। एट स्टेक का मतलब होता है कि आप खतरे में हो। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर इसका मतलब ये होता है एट द लास्ट मोमेंट। 11th आवर 11वें घंटे पे, इसका मतलब होता है कि बस जस्ट टाइम खत्म होने वाला था, उस राइट टाइम पे लास्ट मोमेंट पे आप पहुंचे। तो एट द 11th आवर का मतलब याद रखिएगा, एट द लास्ट मोमेंट। बैक स्टेयर गॉसिप, बैक स्टेयर गॉसिप, अनफेयर टॉक्स इसको बोलते हैं, मतलब ऐसी बातचीत, ऐसी बातचीत जिसकी जरूरत नहीं है। जैसे नौकर लोगों के बीच में बातचीत होती रहती है मालिकों को लेख के, कि मालिक ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं वैसे हैं, या फिर स्टूडेंट के बीच में बातचीत होती है जैसे कि सर ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं। तो इस तरीके की जो फर्जी की बातें होती हैं उसके लिए बैक स्टेयर गॉसिप्स इडियम का इस्तेमाल करते हैं। बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब होता है बिटर रिलेशन या फिर इनमिटी, शत्रुता। बैड ब्लड मतलब होता है शत्रुता या बिटर रिलेशन। बेकर्स डजन, बेकर्स डजन का मतलब होता है कि 12 जो है नंबर में हो तो हम डजन बोलते हैं, और 13 हो जाए तो इसको बोलते हैं बेकर्स डजन। बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, जो सिल्वर स्पून लेके मुंह में पैदा हो। बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ इसका मतलब होता है कि कोई रिच फैमिली में पैदा हुआ हो, क्योंकि सिल्वर स्पून भाई वही लेके पैदा होगा जिसके घर वालों के पास बहुत सारा पैसा होगा। कहने का मतलब ये है। बिन बी इन द ड्राइविंग सीट, अगर कोई कार चला रहे हो ऐसे समझो इसको कि आप ड्राइविंग सीट पे हो, इसका मतलब है कि कार का कंट्रोल आपके पास है। तो बी इन ड्राइविंग सीट का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज, कोई काम, कुछ भी चल रहा हो तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास हो, सारी जिम्मेदारी आपके पास हो। बियरिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बियर द बर्न आउट,
टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग, या फिर अनप्लीजेंट। मतलब अगर बियर द बर्nt आपका मतलब होता है कि जैसे कोई चीज हो रही हो, उसमें कोई चीज बुरा हो रहा हो, तो अगर आप उस चीज को बियर कर रहे हो, अगर कोई अनप्लीजेंट चीज हो रही है, अगर अब उसको बियर कर रहे हो, तो वहां पे वो ईडियम इस्तेमाल होता है, बियर द बर्nt ऑफ। बीट अबाउट द बुश, मैंने आपको एक वर्ड बताया था, सर्कुमलोकेशन। सर्कुमलोकेशन का मतलब होता है कि घुमा फिरा के बात करना। बीट अबाउट द बुश का भी मतलब वही होता है कि घुमा फिरा के बात करना, टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर। तो अगर हम कोई बातचीत सीधे कहने के बजाय अगर घुमा घुमा के बोल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। राग अलापना, फर्जी का राग अलापना, बीट अबाउट द बुश का मतलब ये हुआ। बीट हालो, बीट हालो, बीट हालो का मतलब हुआ कि टू डिफीट थ्रोली एंड कन्विंसिंगली। बीट हालो, बीट हालो, जैसे हालो का मतलब हुआ खाली। अब या तो आप खाली हो या तो सामने वाला खाली है। यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि सामने वाला पर्सन इतना कमजोर है कि आप बहुत आसानी से उसको हरा देते हो, तब वहां पे बीट हालो ईडियम यूज किया जाता है, टू डिफीट थ्रोली एंड कन्विंसिंगली। ये तो रहा आज का ईडियम। अब चलिए बात करते हैं हम कुछ फ्रेजल वर्ब की। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज टू हैपन, किसी चीज के होने का कारण होना। क्या होना? कारण होना, होने का कारण होना, कारण होना। जैसे इस सेंटेंस में दियर डिसीजन विल ब्रिंग अबाउट सीरियस कॉन्सिक्वेंस, सीरियस कॉन्सिक्वेंस का कारण होगा क्या? दियर डिसीजन। तो जब किसी चीज का कारण होता है कोई चीज, तो उसको दर्शाने के लिए ब्रिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज के होने का कारण होना। इसका एक और मतलब होता है हिंदी में, इसका मतलब होता है पूरा करना। ब्रिंग अलोंग, ब्रिंग अलोंग का मतलब होता है टू टेक समवन या समथिंग, अपने साथ किसी को ले जाना, चाहे सामान हो चाहे कोई पर्सन हो, तो टू टेक समवन समथिंग, किसी चीज को या किसी व्यक्ति को अपने साथ ले जाना। ब्रिंग योर सन अलोंग विथ यू व्हेन यू केम हियर, जब तुम यहाँ पे आओ तो अपने बेटे को भी साथ में ले आना। तो ब्रिंग अलोंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति या किसी चीज को अपने साथ ले जाना। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन का जो मतलब होता है वो मतलब होता है टू ओवरथ्रो ए गवर्नमेंट, या फिर टू रिड्यूस इन ए पोजीशन, किसी गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकने में या किसी गवर्नमेंट को गिराने में जो इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो ब्रिंग डाउन इस्तेमाल किया जाता है। या फिर किसी को किसी पोजीशन से हटाने में या किसी की पोजीशन कम करने की बात की जाए तो वहां पे ब्रिंग डाउन का इस्तेमाल होता है। द स्टिंग ऑपरेशन, एग्जाम्पल में इसका यूज दीजिए, देखिए, द स्टिंग ऑपरेशन involving corrupt ministers can bring down the government. The sting operation involving corrupt ministers can bring down the government. जो स्टिंग ऑपरेशन है जिसमें कि करप्ट मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं उसको लेके, तो कैन ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर सकती है, अपनी उसकी पोजीशन से हटा सकती है। लाइक जैसे गवर्नमेंट है तो वो अभी मेजोरिटी पार्टी होती है, तो गवर्नमेंट को अपनी पोजीशन से हिला सकती है स्टिंग ऑपरेशन। तो ब्रिंग डाउन का मतलब यही होता है कि अगर हमें ओवरथ्रो करना हो गवर्नमेंट को या फिर किसी को किसी पोजीशन से हटाना हो, तो इंग्लिश में ये फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिंग डाउन। ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है टू गिव बर्थ या फिर प्रोड्यूस। अगर हम कोई चीज नई पैदा कर रहे हैं तो वहां पे ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है, जो करप्शन ब्रिंग्स फोर्थ पावर्टी, तो जो करप्शन है वो गरीबी को जन्म देता है। तो यहाँ पे ब्रिंग फोर्थ इस्तेमाल करते हैं कि ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है कि कोई चीज नई प्रोड्यूस करना या फिर जन्म देना। अगर कोई चीज नई प्रोड्यूस हो रही है तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है जैसे कोई चीज किसी के सामने ले आना। जैसे एग्जाम्पल में यूज देखिए, आपको समझ में और बेहतर तरीके से आएगा। द जज आस्क्ड मी टू ब्रिंग फॉरवर्ड ए फ्यू फैक्ट्स अबाउट द प्रूफ अगेंस्ट हिम, जज ने मेरे से कहा कि कुछ फैक्ट्स सामने लाओ। तो ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब ये हुआ कि सामने लाओ, टू प्रेजेंट समथिंग। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज प्रेजेंट करना किसी के सामने। ब्रिंग इन, ब्रिंग इन का मतलब होता है कि प्रोड्यूस करना, इल्ड करना या फिर अर्न करना। प्रोड्यूस का मतलब होता है जैसे उत्पादन से, यहाँ पे मतलब हुआ, यहाँ पे जो प्रोड्यूस का मतलब हुआ है वो उत्पादन से हुआ। इल्ड या फिर अर्न, जैसे मनी वगैरह अगर जनरेट हो रहे हो तो वहां से ये होता है कि ब्रिंग इन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आवर कंपनी विल ब्रिंग इन
ह्यूज प्रॉफिट दिस ईयर, जो हमारी कंपनी इस बार अर्न करेगी ह्यूज प्रॉफिट का, या फिर बहुत सारा प्रॉफिट ले आएगी। तो ब्रिंग इन का मतलब होता है कि कुछ चीज उत्पादित करना, या फिर इल्ड करना, या फिर अर्न करना। तो जैसे आप काम वगैरह कर रहे हो और काम में अर्निंग हो रही है, तो ये बोला जाता है कि आई एम ब्रिंगिंग इन 5,000 रुपीज इन ए ईयर। तो ब्रिंग इन का वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिंग ऑफ, ब्रिंग का मतलब तो आप सब लोग जानते हैं, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। अब इसके साथ जैसे जैसे प्रीपोजिशन अलग अलग होता जाता है, इसकी मीनिंग अलग अलग होती जाती है। जैसे ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है कि अगर किसी चीज को सक्सेसफुली कंक्लूड कर दें हम, तो वहां पे ब्रिंग ऑफ बोलते हैं। द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट ऑफ चेंजेस इन द लैंड बिल, जो गवर्नमेंट है उसने लैंड बिल में चेंजेस कर दिया, मतलब लैंड बिल का जो चेंज है उसने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। तो अगर हम कोई चीज सक्सेसफुली कंक्लूजन में ला दें, तो हम ब्रिंग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए प्रीपोजिशन चेंज हुआ ऑन, अब इसकी मीनिंग कैसे चेंज होती है। टू कॉज टू हैपन, होने का कारण होना, क्या होना, कि कोई चीज जैसे किसी दूसरी चीज होने का कारण हो तो ब्रिंग ऑन होते हैं। कि द न्यू लॉ विल श्योरली ब्रिंग ऑन पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी, जो नया लॉ है वो पक्का लाएगी या कारण बनेगी, कारण बनना, कारण बनेगी पॉजिटिव चेंज की सोसाइटी में। तो ब्रिंग ऑन का मतलब यहाँ पे है कारण बनना, कारण बनना। ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाश में लाना। क्या होता है मतलब प्रकाश में लाना। या फिर टू मेक सम क्वालिटी नोटिसेबल, अगर कोई आपके अंदर क्वालिटी है जो छुपी हुई है, अभी नोटिस में नहीं आई हो या बाहर नहीं आई हो, तो वो जो है अगर उसको प्रकाश में लाए, तो वहां पे भी ब्रिंग आउट का इस्तेमाल किया जाता है। कोई एविडेंस वगैरह हो या कुछ और चीज हो, पब्लिक के सामने प्रेजेंट हो, पब्लिक को पहले से पता ना हो, तो वहां पे ब्रिंग आउट का मतलब होता है, मतलब लगाया जाता है। इस सेंस में ब्रिंग आउट इस्तेमाल होता है। हिज एविडेंस हैज कन्विंसिंगली ब्रॉट आउट सेवरल फैक्ट्स दैट वर नॉट ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द कोड, उसका जो एविडेंस था वो कुछ फैक्ट्स बाहर लेके आया, कुछ फैक्ट प्रकाश में लेके आया जो पहले कोर्ट के नॉलेज में नहीं था। तो यहाँ पे ब्रॉट आउट का मतलब वही निकला, क्या, प्रकाश में लाना, प्रकाश में लाना। ध्यान से सुनिएगा, हैंड राइटिंग क्लियर ना हो रही होगी तो। ब्रिंग ओवर का मतलब होता है कि किसी आदमी को अपने पक्ष में ले आना, किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को अपने पक्ष में ले आना। टू ब्रिंग समवन एट वंस साइड, वी शुड ट्राई वी शुड नॉट ट्राई टू ब्रिंग हिम ओवर टू अस एज ही इज नॉट ए गुड पर्सन, हमें नहीं चाहिए कि उस आदमी को अपने पक्ष में ले आए क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है, अच्छा पर्सन नहीं है। ठीक है, तो ब्रिंग ओवर का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति को अपने पक्ष में ले आना। ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड का मतलब, अब राउंड चेंज हुआ है, अब ये कई बार यूज होता रहता है, इसको सही से समझिए। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है कि जैसे अगर हम कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो और दूसरा उससे सहमति दर्ज ना कर रहा हो, तो अगर वो किसी भी तरीके से हमारी बात मानने के लिए तैयार हो जाए, तो वहां पे ब्रिंग राउंड का मतलब होता है, हम कहते हैं कि फला आदमी को हम ब्रिंग राउंड कर दिए, मतलब सहमति दर्ज करा दिए अपने से। टू ब्रिंग टू वंस सेंसेस, टू मेक वन एग्रीज टू वंस ओपिनियन, मतलब अगर किसी को अपने ओपिनियन के साथ में जो है ले आना, वहां पे इस्तेमाल होता है ब्रिंग राउंड। और एक और होता है कि अगर जैसे कोई बेहोश वगैरह हो, उसको होश में ला दे, उसके सेंसेस में ला ले, तो भी हम ब्रिंग राउंड वहां पे यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द ट्रेड यूनियन सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग द मैनेजमेंट राउंड टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू, जो द ट्रेड यूनियन था वो जो है सक्सेसफुली जो है मैनेजमेंट को अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बदल दिया, कि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था ट्रेड यूनियन का और मैनेजमेंट का, वो डिफरेंट था, लेकिन उसने सक्सेसफुली जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसके पॉइंट कन्वर्ट कर दिए। तो इसलिए यहाँ पे ब्रिंग आउट का यूज किया गया है, उसने सहमत करा लिया। ब्रिंग अंडर का मतलब होता है कि किसी को अपने कंट्रोल के अंदर में ले आना। द ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रॉट मेनी प्रोविंसेस अंडर इट्स कंट्रोल, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बहुत सारे प्रोविंसेस को अपने कंट्रोल के अंदर लेके आई। ब्रिंग का सेंस रहता है लाना, और इसके साथ प्रीपोजिशन जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसकी मीनिंग चेंज हो रही है। अब यहाँ पे है ब्रिंग अप का मतलब होता है टू रियर, पालन पोषण करना, ये आप इससे परिचित होगी इस मीनिंग से। टू रेज, टू रेज का भी मतलब वही होता है कि बढ़ाना, पालन पोषण करना। टू इंक्रीज, यहाँ पे एक और सेंस निकलता है, किसी चीज को अगर हम इंक्रीज कर रहे हो तो भी हम ब्रिंग अप वहाँ पे यूज करते हैं। सी वॉज ब्रॉट अप इन ए वेरी पुअर फैमिली, वो एक गरीब फैमिली में पली बड़ी है। तो ज्यादातर जो ब्रिंग अप का हम इस्तेमाल करते हैं वो कभी, मतलब बहुत कम सेंसेस में होता है जब हम इंक्रीज के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर ब्रिंग अप का जो इस्तेमाल होता है वो पालन पोषण के सेंस में ही आता है। कॉल ऑफ का मतलब होता है कि टू कैंसिल, खत्म कर देना, कोई चल रही है चीज, एक बैग उसे खत्म कर दे तो कहते हैं कॉल ऑफ। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ विदाउट एनी रीजन, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ
विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण बताए हुए मीटिंग को खत्म कर दिया गया। तो कॉल ऑफ का यहाँ पे मतलब है कि खत्म करना। अगर कोई चीज चल रही है, कंटिन्यू है, उसको एक बैग ही खत्म कर दें तो वहां पे कॉल ऑफ यूज करते हैं। कॉल अप, कॉल अप का मतलब होता है रिकॉल करना, याद करना। कॉल अप का मतलब होता है याद करना। द विक्टिम ट्राइड टू कॉल अप द एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ द इंसिडेंट बट सी कुड नॉट। जो विक्टिम थी वो कोशिश कर रही थी कि वो रिकॉल कर सके, याद कर सके कि घटना क्या हुआ था, उसका सीक्वेंस क्या था, लेकिन वैसा नहीं कर सकी। तो कॉल अप का मतलब होता है रिकॉल करना, याद करना। कॉल ऑन अपॉन, कॉल ऑन अपॉन का मतलब होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को कोई डिटेल वगैरह देने के लिए अगर अपने पास बुलाएं तो उस वहां पे इस्तेमाल होता है कॉल ऑन या फिर अपॉन। टू इनवाइट टू डू समथिंग, आई कॉल अपॉन यू टू फर्निश द डिटेल ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैंने तुमको बुलाया अपने पास जो है अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर की डिटेल देने के लिए। तो कॉल अपॉन का मतलब होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को अपने पास बुलाना डिटेल मांगने के लिए, जानकारी मांगने के लिए। कैरी अवे, कैरी अवे, कैरी अवे का मतलब होता है जो है कि टू अराउज टू मच इमोशंस या झील, कोई चीज बढ़ा देना। कैरी अवे का मतलब होता है कि कोई चीज जैसे आपके अंदर इमोशंस वगैरह हो, अगर उसको या उत्साह वगैरह हो, अगर उसको बढ़ा दें तो वहां पे इस्तेमाल होता है कैरी अवे। आई वॉज कैरिड अवे, जैसे एग्जाम्पल है आई वॉज कैरिड अवे बाय द इमोशनल सीन ऑफ द मूवी। जो मूवी का इमोशनल सीन था उसने मेरी जो है उत्साह, जो झील है या जो पर्टिकुलर इमोशंस मेरे अंदर था वो बढ़ा दी गई इमोशनल सीन की वजह से। तो कैरी अवे का यूज होता है जब हम किसी चीज को बढ़ा रहे होते हैं। टू अराउज टू मच इमोशंस, झील। कैरी ऑफ, कैरी ऑफ का मतलब होता है कि कोई चीज निष्पादित करना, कोई चीज एग्जीक्यूट करना, निष्पादित करना। द रोल ऑफ रोमियो वाज डिफिकल्ट बट ही कैरीड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी मच। जो रोमियो का रोल था वो बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन उसने बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी सुंदरता के साथ उसको निभा लिया। तो कैरी ऑफ का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, निभा जाना। हिंदी में समझिए, निभा जाना या कर जाना। कम बाई, कम बाई का मतलब होता है पाना। कम बाई का मतलब होता है, इसको याद रखिए, जब ये आता है एग्जाम में तो जल्दी सही नहीं हो पाता क्योंकि इसका सेंस ही बिल्कुल अलग निकल जाता है। कम बाई, कम बाई का मतलब होता है पाना, टू गेट। इट इज डिफिकल्ट टू कम बाई ए गुड जॉब इन एसएससी सीजीएल एग्जाम या फिर नाउ ए डेज। तो कम बाई का मतलब हो गया पाना। कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब आप सब लोग जानते हैं, अक्सर करके हम बोलते हैं कैरी ऑन, कैरी ऑन। इसका मतलब होता है कोई चीज को जारी रखना। यू मस्ट कैरी ऑन योर स्टडीज, आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है टू कंप्लीट और फुलफिल या टू एग्जीक्यूट, कि किसी चीज को कंप्लीट कर देना, फुलफिल कर देना। जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो उसको कंप्लीट कर देना, फिनिश कर देना। वी मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल, हमें जो भी प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया है उसको कंप्लीट करना चाहिए, उसको पूरा फुलफिल करना चाहिए या उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो कैरी आउट का मतलब होता है कि अगर आपको कोई काम मिला है तो उसको कैरी आउट करना, उसको कंप्लीट करना, एग्जीक्यूट करना। कैरी थ्रो, कैरी थ्रो का मतलब होता है टू सस्टेन, टू परसिस्ट, बनाए रखना। अगर कोई भी सिचुएशन ऐसा हो उसमें अगर आप बने हुए हो, चाहे अच्छी सिचुएशन जैसे बुरी सिचुएशन है उसमें आप बने हुए हो, तो वहां पे इस्तेमाल होता है कैरी थ्रो। आई कैरीड थ्रू द फीलिंग्स दैट आई हैड फॉर हिम टू द प्रेजेंट, आई कैरीड थ्रू द फीलिंग्स दैट आई हैड फॉर हिम टू द प्रेजेंट। मैंने जो है वो सारा का सारा फीलिंग अपने अंदर बनाए रखा जो मेरे पास था, और वो तब से लेके अभी तक बनाए हुए हूं। आई कैरीड थ्रू द फीलिंग दैट आई हैड फॉर हिम, जो मेरे पास था, टू द प्रेजेंट, अभी तक है जो साथ में। तो कैरी थ्रू का मतलब टू सस्टेन, टू परसिस्ट। आप इसका यूज उन सारी जगहों पे कर सकते हैं जहां पे आपको किसी चीज को, किसी इमोशन, किसी फीलिंग या किसी चीज को, जैसे आपके साथ एडवर्स कंडीशन चल रहा है, अगर आप उसमें सस्टेन हो तो वहां पे जो है इस्तेमाल किया जाता है कैरी थ्रू, कि आई कैरीड थ्रू दिस सिचुएशन, दिस एडवर्स सिचुएशन। मतलब मैं उस सिचुएशन के अंदर भी अपने आप को सस्टेन, अपना साहस बनाए रखा। तो कैरी थ्रू का उन सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है जहां पे भी आपको सस्टेन करना हो, परसिस्ट करना हो, बने रहना हो। कैच ऑन, कैच ऑन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, टू बिकम पॉपुलर। इसकी दूसरी मीनिंग होती है, अंडरस्टैंड मीनिंग होती है समझना, कैच ऑन का मतलब होता है टू बिकम पॉपुलर। वर्क हार्ड इफ यू वांट टू कैच ऑन द सिलेबस, वर्क हार्ड इफ यू वांट टू कैच ऑन द सिलेबस। यहाँ पे इसका मतलब यह है कि कठिन मेहनत करो, कठिन परिश्रम करो अगर आपको सिलेबस को समझना है तो। नेक्स्ट है कैच अप विथ,
कैच अप विथ का मतलब होता है टू स्टॉप बिंग बिहाइंड। कैच अप विथ मतलब किसी के साथ, जैसे कोई आगे चल रहा अगर उसको पकड़ना। कैच अप विथ का मतलब ये होता है कि पीछे ना रहना, अगर कोई आपसे आगे चल रहा हो तो उसका साथ पकड़ना। वर्क हार्ड टू कैच अप विथ देम मतलब मेहनत करो अगर आपको उसके साथ चलना है, उसके पीछे ना रहना हो तो। और ऊपर कैच ऑन का मतलब था टू अंडरस्टैंड। वर्क हार्ड इफ यू वांट टू कैच ऑन द सिलेबस, अगर आपको सिलेबस को समझना है तो जो है कठिन परिश्रम करो। दोनों में स्लाइट डिफरेंस है, अब समझिए। कैच ऑन एंड कैच अप विथ। कैच अप विथ का मतलब हुआ कि अ, कोई पर्सन आपसे आगे चल रहा है और आप उसके पीछे चल रहे हो, तो पीछे ना चलना, उसके साथ चलना। तो कैच अप विथ का मतलब यही हो गया, किसी के साथ चलना। जस्ट इस जिस पोजीशन पे ये बंदा है उस पोजीशन पे आप हो। और कैच ऑन ये समझ में आता है जब आपको एग्जाम में देता है, तो कैच ऑन और कैच अप विथ में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अगर आप सेंस लगाओगे तो कैच ऑन का मतलब ये हो गया कि फलाना आदमी को पकड़ लो, पर कैच ऑन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, या इसका दूसरा मीनिंग भी होता है टू बिकम पॉपुलर। टू बिकम पॉपुलर जब होता है तो मैं इसका एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। इसका ये एग्जाम्पल होगा, द फैशन विल सून कैच ऑन। द फैशन विल सून कैच ऑन मतलब जो करंट फैशन है वो तुरंत ही पॉपुलर हो जाएगा। इस वक्त जो फैशन चल रहा है वो पॉपुलर हो जाएगा। यहाँ पे कैच ऑन का सेंस जो है पॉपुलर होने से निकल रहा है, और यहाँ पे जो कैच ऑन है इसका जो मतलब है वो समझने से है। तो ध्यान रखिएगा, कैच ऑन के दो मीनिंग है, और कैच अप विथ का जो मीनिंग है वो ये मीनिंग है कि किसी को आगे जाने ना देना, उसके साथ चलना। चांस अपान। चांस अपान का मतलब होता है टू मीट गेट बाई चांस, किसी से अचानक मुलाकात होना। कहीं आप जा रहे हो, कोई वहां पे अगर मिल जाए तो वहां पे इस्तेमाल होता है चांस अपान। और केम अक्रॉस का भी सेम मीनिंग होता है टू फाइंड अनएक्सपेक्टेडली और मीट बाई चांस, मतलब किसी से अचानक मुलाकात हो जाना। तो कम अक्रॉस और चांस अपॉन दोनों का मतलब सेम होता है, किसी से अचानक मिलना। आई चांस्ड अपॉन वन ऑफ माई फ्रेंड्स व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट, जब मैं बाजार जा रहा था तो मेरी एक दोस्त से मुलाकात हो गई। आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड स्टरडे, कल मेरी एक जो है अचानक मुलाकात हो गई अपने जो है बचपन के फ्रेंड से। तो चांस अपॉन एंड केम अक्रॉस की मीनिंग लगभग सेम रहती है, इसका मतलब होता है अचानक मिलना। क्लियर ऑफ। क्लियर ऑफ का मतलब होता है कि जैसे आपके ऊपर कोई चार्ज वगैरह लगा हो, कोई क्राइम वगैरह के दोषी ठहराए जा रहे हो, तो अगर उससे आपको मुक्ति मिल जाए तो वहाँ पे क्लियर ऑफ का यूज करते हैं। टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, अगर आपके ऊपर कोई ब्लेम वगैरह लगाया जा रहा हो तो अगर आप उससे बच जा रहे हो तो वहाँ पे क्लियर ऑफ लिखा जाता है। ही वॉज क्लियर्ड ऑफ बाय द जज, वो जज के द्वारा जो है क्लियर कर दिया ब्लेम से, या फिर जो भी उसके ऊपर कुछ भी लगाया गया था, आरोप लगाया गया, तो आरोप से मुक्ति मिला। तो क्लियर ऑफ का मतलब होता है आरोप से मुक्ति। आरोप से मुक्ति। क्लोज इन। क्लोज इन का मतलब होता है जैसे पुलिस वाले कहते नहीं कि चारों तरफ से घेर लिया, तो अगर किसी को इन सर्किल कर ले मतलब चारों तरफ से घेर ले तो वहां पे इस्तेमाल होता है क्लोज इन। टू इन सर्किल क्लोजली, द पुलिस पर्सनल क्लोज इन ऑन द सस्पेक्ट, जो पुलिस पर्सनल थे उन्होंने सस्पेक्ट को चारों तरफ से घेर लिया। तो क्लोज इन का मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना। कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब होता है टू हैपन, होना। कम अबाउट का मतलब होता है टू हैपन, होना। हाउ डिड दीज ह्यूज लॉसेज इन योर बिजनेस कम अबाउट, ये जो इतने बड़े लॉस हैं वो कैसे हो गए जो है आपके बिजनेस में। तो कम अबाउट का मतलब होता है टू हैपन। तो ये रहे आज के हमारे जो है इडियम्स। इडियम्स थोड़े से, सॉरी ये फ्रेजल वर्ब रहे, ये फ्रेजल वर्ब थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं समझने में, इनको थोड़ी आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और सेंटेंस के थ्रू इनको याद करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी तरफ से समझाने की आपको कोशिश की है, पर फिर भी थोड़ा सा मुझे पता है कि कंफ्यूजन दिमाग में बड़ा रहता है, तो इसे 2-3 बार आप पढ़ते रहिए, धीरे 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 करके आपके जहन में बस जाएगा। चलिए कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं आज, कुछ रूट वर्ड पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे हम। ये हैं आज के हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये 3 रूट वर्ड पे बेस्ड हैं। एक तो आपका होता है फोबिया वर्ड, एक होता है आपका फिलिया, एक होता है आपका मनिया। जो फोबिया होता है इसका मतलब होता है फियर, या हिंदी में बोले डर। जो फिलिया होता है इसका मतलब होता है लव या फिर प्यार। और मनिया होता है इसका मतलब होता है ऑब्सेशन, या हिंदी में बोले तो सनक। तो आज हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे वर्ड जो फियर, जो फोबिया जो है रूट वर्ड पे बेस्ड है, फिलिया जो प्यार पे बेस्ड है, जो मनिया ऑब्सेशन और सनक पे बेस्ड है।
तो ये है कंबाइंड। इसमें आपको जहां जहां पे फोबिया मिले रूट वर्ड लास्ट में, वो होगा आपका सारा का सारा फियर से रिलेटेड। जहां पे आपको फिलिया मिले वो सारा का सारा प्यार से रिलेटेड होगा, और जो होगा मनिया से रिलेटेड वो होगा सनक से रिलेटेड। तो एक एक करके इन सारी चीज़ों को चलिए समझते हैं, फटाफट समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी होते हैं, बस एक बार इनको देखना भर होता है, चीज़ें इनमें याद हो जाती है। तो याद रखिएगा कि फोबिया का मतलब डर होता है, फिलिया का मतलब प्यार होता है, मनिया का मतलब होता है सनक, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन ये आपका जो वर्ड आता है याद कर लीजिए अभी, ये आपके जो है सिनोनिम एंटोनिम से पूछा जाता है, तो इसका मतलब होता है सनक। अब लूटोमनिया हमारा सबसे पहला वर्ड है। अब लूटोमनिया, मनिया है, मनिया मतलब हो गया सनक। क्या है? सनक। ऑब्सेशन फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग, अगर हमें नहाने धोने का, अगर मुझे हमें नहाने धोने का अगर सनक हो, तो हम जो है इसके लिए वन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अब लूटोमनिया। क्या इस्तेमाल करते हैं? अब लूटोमनिया। अगर नहाने धोने की सनक हो तो हम इस्तेमाल करते हैं अब लूटोमनिया। एक कास्टोफ एक कॉस्टिकोफोबिया, एक कॉस्टिकोफोबिया, फोबिया का मतलब है डर है, फोबिया का क्या मतलब है? डर है। फियर ऑफ नॉइज, एक कॉस्टिक। अब ये पहला जो वर्ड है वो आपको देखना पड़ेगा कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे पहले वाले वर्ड में तो आपको याद करना पड़ेगा, उतना प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आता कि अब लूटो का मतलब क्या होता है। लेकिन एकॉस्टिको, एकॉस्टिको एक ऐसा वर्ड है जिसका जो है नॉइज और साउंड से लेना देना है, तो ये फियर ऑफ नॉइज, एकॉस्टोफोबिया जो हो गया वो फियर ऑफ नॉइज को बोलते हैं। ऑडियोफिलिया, फिलिया है मतलब हमें किसी से प्यार है, ऑडियो बोले तो साउंड होता है आपका। लव फॉर लाउड साउंड, अगर हमें जोर जोर से आवाज या लाउड साउंड सुनने के आदी हैं, हम प्यार करते हैं स्पीकर वगैरह पे सुनने को, तो हम बोलते हैं इसको ऑडियोफिलिया। एक्लुयोफोबिया, फोबिया मतलब डर, अगर हमें डार्कनेस से डर लग रहा है, किससे डर लग रहा है? अगर डार्कनेस से डर लग रहा है तो हम इसको बोलते हैं ऑक्लियोफोबिया। एक्रोफोबिया इसके बाद का वर्ड है, अगर हमें हाइट से डर लग रहा हो, अगर हमें हाइट से डर लग रहा हो, ध्यान रखिए हाइट से, अगर हमें हाइट पे जाने से डर लग रहा हो तो हम इसको एक्रोफोबिया बोलते हैं। ये कई बार पूछा गया है एक्रोफोबिया, अगर हमें हाइट से डर लगता है तो इसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। एरोफोबिया एक और है, अगर हमें हवा से या फिर एयर से, तो एरो, यहाँ पे AIR स्पेलिंग है, तो इससे आप याद रख सकते हो AERO, एरो। इसको प्रोनाउंसिएशन को आपको थोड़ा सा इसको बिगाड़ के याद रख सकते हो, एरोफोबिया। तो एयर, एरोफोबिया, तो एयर अगर वाइंड से अगर डर लगे हमें तो हम एरोफोबिया बोलते हैं। एगोराफोबिया, नेक्स्ट वर्ड है एगोराफोबिया, अगर हमें पब्लिक प्लेसेस से या फिर ओपन प्लेसेस से अगर डर लगे तो हम इसको बोलते हैं एगोराफोबिया। अब नेक्स्ट वर्ड है कि अगर हमें किसी मैन से, किसी आदमी से डर लग रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, और किसी औरत से डर लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे। अगर हमें आदमी से डर लगता है तो हम उसको बोलते हैं एंड्रोफोबिया, एंड्रो, एंड्रो इस्तेमाल करते हैं फोबिया के पहले। और अगर औरत से डर लग रहा है तो गाइनेकोफोबिया, गाइनो जो वर्ड है वो स्त्री से रिलेटेड होता है, इसलिए यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि गाइनोफोबिया। अगर हमें औरत से डर लग रहा हो तो ऑप्शन में देखो कि कोई ओमेन को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है, गाइनो एक वर्ड होता है जो ओमेन को रिप्रेजेंट करता है। गाइनोलॉजिस्ट आपने सुना होगा कि स्त्री रोग विशेषज्ञ को बोलते हैं गाइनोलॉजिस्ट, तो गाइनो जो वर्ड है वो स्त्री से रिलेटेड होता है, तो गाइनोफोबिया मतलब हमें औरत से डर लग रहा है, ओमेन से डर लग रहा है। फियर ऑफ फ्लावर्स, एंथ्रोफोबिया, एंथ्रो जो वर्ड होता है ये फ्लावर से रिलेटेड होता है, तो एंथ्रोफोबिया फ्लावर से डर। एरिथोमोफोबिया, एरिथोमोफोबिया, या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं अर्थमोफोबिया, अर्थमेटिक्स आपको पता होगा, तो एरिथमोफोबिया पढ़ो या अर्थमोफोबिया, तो अर्थमेटिक्स आपको याद रखता है तो आप अर्थमोफोबिया इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा। और मेरी आदत थी अक्सर करके प्रोनाउंसिएशन बिगाड़ के याद करने की, तो मैं अक्सर करके प्रोनाउंसिएशन बिगाड़ता रहता हूँ, सो मेरी प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो याद रखने का मेरा एक नया तरीका था कि जब भी मुझे स्पेलिंग याद रखना होता था तो मैं उसी हिसाब से याद रखता था, क्योंकि वो स्पेलिंग करेक्शन में भी आता है। तो जैसे अर्थमोफोबिया याद करूंगा तो पता चला कि मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया है, तो मैं करता क्या था कि जैसे ARI लिखा है तो मैं स्पेलिंग याद रखने के लिए इसका प्रोनाउंसिएशन खराब कर लेता था, एरिथमोफोबिया ऐसे करके याद करता था। तो यहाँ पे अर्थमोफोबिया का मतलब होगा फियर ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि अर्थमेटिक्स, अर्थमेटिक्स आपको याद होगा, अर्थमेटिक का स्टार्टिंग का वर्ड है अर्थ, तो उससे आप याद रख सकते हो कि अगर मैथमेटिक्स से डर लग रहा है तो अर्थमोफोबिया बोलेंगे। एंग्लोफोबिया, अब एंग्लो किसके लिए इस्तेमाल होता है? इंग्लिश के लिए। इंग्लिश या इंग्लिश रिलेटेड अगर कोई थिंग है, अगर उससे आपको जो है अगर
डर लग रहा है तो आप एंग्लोफोबिया जो है बोलेंगे। अब बात आती है जीनोफोबिया। अगर जीनो जीनो जो वर्ड होता है, जीनो वो होता है इस्तेमाल स्ट्रेंजर्स के लिए, फॉरिजन के लिए। तो अगर हमें जो है स्ट्रेंजर या फॉरिजन से, फॉरेन वाले बंदों से या विदेशी लोगों से अगर डर लग रहा है तो हम उसको जीनोफोबिया बोलते हैं। आर्चनोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर्स। अगर हमें स्पाइडर से डर लग रहा है तो हम बोलते हैं आर्चनोफोबिया। ठीक है। अब बात करें मनिया की, बिब्लोमोनिया। बिब्लो जो वर्ड है वो बुक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हमें बुक से फियर है तो जो है बुक से अगर डर है तो हम बिब्लो जो है फोबिया बोलेंगे। और अगर हमें ऑब्सेशन है, सनक है, तो बिब्लो मनिया बोलेंगे। और प्यार होगा तो बिब्लो जो है फिलिया बोलेंगे। अब बात करें यहाँ पे कैको, कैकोफोबिया। अगर अगलीनेस से, अगर बदसूरती से डर लग रहा है तो हम उसको बोलते हैं कैकोफोबिया। कार्सिनोफोबिया, कार्सिनोफोबिया होता है कैंसर। आप कैंसर का जो है वर्ड है, इससे कार आप याद कर सकते हो, कार्सिनो कैंसर, कार्सिनो कैंसर, कार्सिनो कैंसर, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। कार्सिनोफोबिया जो होता है वो कैंसर के लिए होता है। क्रोमो जो वर्ड होता है, क्रोमो, क्रोमो वर्ड होता है वो कलर के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर कलर से डर है तो क्रोमोफोबिया। फियर ऑफ क्लोज्ड और कन्फाइंड प्लेस। अगर आपको कोई बंद प्लेस से या फिर कोई ऐसी है जो कैद वगैरह से डर लग रहा है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं क्लास्ट्रो। क्लास्ट्रो जो वर्ड होता है वो क्लोज, मतलब किसी घिरे हुए प्लेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लास्ट्रोफोबिया घिरे हुए प्लेस से डर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फियर ऑफ पीपल, आपने डेमो वर्ड सुना होगा, डेमोग्राफी वगैरह। तो डेमोग्राफी वर्ड जो है आपको याद होगा कि जनसंख्या से रिलेटेड है। तो अगर हमें पीपल से, अगर जनसंख्या से डर लग रहा है तो डेमोफोबिया जो है इस्तेमाल करते हैं। फोबिया डर के लिए है और जो है डेमो वर्ड है वो पीपल के लिए है। अब इसके बाद बात करते हैं डिप्सोमनिया। डिप्सोमनिया, डिप्सो को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर हमें किसी चीज में डूबे रहने की आदत हो, तो डूबे लोग दारू शराब में रहते हैं, ड्रिंक में डूबे रहते हैं, तो उससे आप याद रख सकते हो डिप्सोमनिया जो होता है वो ड्रिंक का अगर ऑब्सेशन है, एक्सेसिव ऑब्सेशन है, पीने का लत है, तो डिप्सोमनिया उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। फियर ऑफ क्राउड, इसको बोलते हैं इनक्लोफोबिया। फियर ऑफ क्राउड, इनक्लोफोबिया। फियर ऑफ, सॉरी यहाँ पे ऑफ होगा, फियर ऑफ मैरिज, गैमिटो, गैमिटोफोबिया। मैरिज के लिए इस्तेमाल किया जाता है गैमिटोफोबिया, डर के लिए फोबिया वर्ड। गैमोमनिया, ऑब्सेशन टू मैरी अगेन एंड अगेन। मनिया है मतलब ऑब्सेशन। गैमो, गैमो का मतलब ये होता है कि बार बार शादी। गैमो वर्ड जो होता है वो शादी के लिए आता है, तो मैरिज वगैरह के लिए आता है। तो गैमोमनिया, अगर हमें शादी की बार बार सनक है तो हम उसको जो है गैमोमनिया इस्तेमाल करते हैं। फियर ऑफ, फियर ऑफ ब्लड, हिमेटो, जैसे ब्लड में हिमेटोग्लोबिन पाया जाता है तो हिमेटो वर्ड याद रख सकते हैं। तो अगर हमें ब्लड से डर लगता है, अगर हमें रक्त से डर लगता है, खून से डर लगता है, तो हम हिमेटोफोबिया उसके लिए बोलते हैं। फियर ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट के लिए हेलमिंथस एक इसका ग्रुप होता है प्राणियों का, हेलमिंथस प्राणियों का ग्रुप होता है। तो इंसेक्ट के लिए जो है आप जब बायोलॉजी में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ हेलमिंथस जो है एक आपको मिलेगा जो है वर्ड। तो हेलमिंथोफोबिया जो होता है वो इंसेक्ट्स से अगर हमें डर लग रहा है तब हम इस्तेमाल करते हैं। अब बात करें हॉर्स, हॉर्स के लिए हिप्पो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, हिप्पो। तो हिप्पोफोबिया, क्योंकि डर है तो हिप्पोफोबिया। अगर प्यार होगा तो फिलिया, अगर सनक होगा तो मनिया। फियर ऑफ वाटर, वाटर के लिए हाइड्रो वर्ड इस्तेमाल कराया जाता है। फियर है तो हाइड्रोफोबिया। स्पीड, स्पीड काइनेटिक का आपने नाम सुना होगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक, काइनेटिक स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो काइनोसोफोबिया, क्योंकि फियर है तो काइनेसोफोबिया। स्पेलिंग याद रखिएगा, इनके स्पेलिंग पूछ सकते हैं जो है आपके। तो चाहे आप इसकी जो है प्रोनाउंसिएशन खराब करके जो है स्पेलिंग याद रखिए, या चाहे जैसे आपको स्पेलिंग याद रखनी पड़ेगी। और ध्यान रखिएगा कि जो है आपका जो है प्रोनाउंसिएशन एग्जाम में नहीं पूछता है। वैसे आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में स्कोर करने के लिए आप ये तरीका अपना सकते हो। वैसे ये तरीका मैंने अपनाया था। अगर आप स्पेलिंग याद करने में, करेक्ट करने में अगर आप अच्छे हो तो जरूरी नहीं है कि आप प्रोनाउंसिएशन खराब करो, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सही रखना बहुत जरूरी होता है। और एक बार प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाए तो बहुत परेशानी होती है। ये प्रॉब्लम मुझे झेलनी पड़ती है, तो मैं समझ रहा हूँ। क्लेप्टोमनिया, क्लेप्टो चोरी के लिए इस्तेमाल होता है। क्लेप्टो जो होता है चोरी के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर हमें सनक है,
अगर हमें ऑब्सेशन है, सनक है, तो हम मनिया लगाएंगे, क्लैप्टोमनिया, चोरी के लिए क्लैप्टोमनिया। इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये 6 से 7 बार आपका जो है पूछा जा चुका है आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम में। अगर एमटीएस और सीपीयू इन सबको मिला के बात करें तो ये मोर देन 20 टाइम्स क्लैप्टोमनिया पूछा जा चुका है। और ध्यान पे यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि ऑब्सेशन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ऑब्सेशन, ऑब्सेशन एंड अलॉट, यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, तो टाइपिंग कुछ एरर रह गई है, मैं करेक्ट कर देता हूँ। ऊपर भी शायद ऑब्सेशन की स्पेलिंग्स गलत हैं, तो आप ऑब्सेशन की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। ऑब्सेशन की स्पेलिंग होती है, अगर प्रिंट कहीं हो, OBSESSION। तो ये इस तरीके की गलतियाँ प्रिंटिंग मतलब टाइपिंग में हो जाती है, तो आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा अगर इस तरीके की गलती हो, क्योंकि समझाते वक्त जैसे याद नहीं रहता है। यहाँ पे जैसे देखिए नेक्स्ट में लैलोमनिया, यहाँ पे होना चाहिए लैलोमनिया और लैलामनिया लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑब्सेशन टू टॉक ए लॉट, अगर हमें बात करने की बहुत ज्यादा जैसे आदत हो तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं लैलोमनिया। अब नीचे है फियर ऑफ स्टडीज, फियर ऑफ स्टडीज, स्टडीज के लिए लोगो इस्तेमाल करते हैं वर्ड, लोगोफोबिया, फोबिया आपका डर के लिए इस्तेमाल होता है, स्टडीज के लिए लोगो, तो लोगोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्टडीज। तो आप ये जो कुछ स्पेलिंग एरर्स हो गई हैं उनको सही कर लीजिएगा, जहां जहां पे ऑब्सेशन की स्पेलिंग गलत हो वहाँ ऑब्सेशन की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। ऑब्सेशन की स्पेलिंग होती है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, OBSESSION, ऑब्सेशन। नेक्स्ट वर्ड है मेगालोमनिया, मेगालोमनिया में ऑब्सेशन यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ऑब्सेशन फॉर मनी, अगर हमें मनी, नेम और फेम का जो है अगर सनक है कि हमें पैसे की चाहत है, नाम का, और हमारा बहुत सारा जो है फेम हो जाए, तो मेगालोमनिया यूज करते हैं उसके लिए। इसको भी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा, ये भी पूछा जा चुका कई बार। मैक्रोमनिया, ऑब्सेशन फॉर ह्यूज थिंग्स, अगर हमें बड़ी चीज़ों की आदत है या उसकी सनक है तो मैक्रोमनिया इस्तेमाल करते हैं, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। मेट्रोफोबिया, अगर मदर की बात करें, अगर हमें मदरहुड से प्यार हो तो हम उसके लिए जो है, अगर हमें माँ बनना हो इस तरीके से, अगर किसी जैसे लड़की को प्यार हो या फिर मदरहुड से प्यार हो तो मेट्रो यूज करेंगे मदर के लिए, METRO, मेट्रो, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और फिर बात करते हैं हम फियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक थिंग, अगर हमें छोटी चीजों से प्यार हो तो हम माइक्रोफोबिया, बड़ी चीजों से प्यार हो तो मैक्रोफोबिया इस्तेमाल किया था, और छोटी चीजों से प्यार हो तो मैक्रोफोबिया जो है, सॉरी यहाँ पे फोबिया है तो डर है, प्यार नहीं डर, और मेट्रोफोबिया यहाँ फियर है, डर है। मोनोफोबिया, मोनोफोबिया का मतलब होता है कि मोनो, मोनो मतलब होता है अकेला, अगर हमें लोनलीनेस से डर है, अगर हमें कोई अकेला छोड़ दे उस चीज से हमें बहुत डर है तो हमें मोनोफोबिया बोलते हैं, अकेले रहने से डर हो तो मोनोफोबिया बोलते हैं। अगर यहीं पे प्यार हो तो फिलिया, अगर ऑब्सेशन हो तो जो है मनिया। तो ये रूट वर्ड बदल के आप इसकी मीनिंग बदल सकते हो। नियोफोबिया, नियो वर्ड होता है आपका नए के लिए, फोबिया मतलब डर, तो नियोफोबिया अगर कोई नई चेंज है या कुछ चेंजेज हो रही हो तो उससे अगर डर हो तो नियोफोबिया हम इस्तेमाल करते हैं। नॉक्टिफोबिया, नॉक्टिफोबिया, नॉक्टी इस्तेमाल करते हैं नाइट के लिए, नाइट याद कीजिएगा और याद रखिएगा, नॉक्टी, नाइट से नॉक्टी, तो नॉक्टिफोबिया मतलब रात से डर। फियर ऑफ स्नेक्स, सांप से डर, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं जिनको याद करने में प्रॉब्लम होती है। ओपीडी ओ ओफीडियोफोबिया, ओफीडियोफोबिया, इसको स्पेलिंग ऐसे याद रख सकते हैं, स्पेलिंग पूछ सकता है इसके, इसका जो है अगर हमें सांप से डर लग रहा हो तो ओफीडियोफोबिया। अगर डिजीज, डिजीज से अगर डर लग रहा हो तो पैथो, डिजीज के लिए जो है पैथोलॉजी होती है, पैथोलॉजी से याद रख सकते हैं, पैथो डिजीज, तो अगर डिजीज से डर हो तो पैथोलॉजी से पैथोफोबिया। और अगर हमें चाइल्ड से डर हो, क्या हो, चाइल्ड से डर हो, तो पीडो, पीडो इस्तेमाल होता है चाइल्ड के लिए, डर के लिए फीवर, तो पीडो फोबिया। फियर ऑफ पॉवर्टी और पेन्यूरी, अगर हमें गरीबी, पेन्यूरी का मतलब होता है गरीबी, पॉवर्टी और पेन्यूरी, पेन्यूरी मतलब होता है गरीब होना। फिनियो पेनियोफोबिया, पेनी, पेनी मतलब एक वर्ड जानते हैं ना, पेनीलेस बोलते हैं, पेनी मतलब होता है तुच्छ, तो हमें गरीब होने से, तुच्छ होने से डर लगता है, तो यहाँ पे इससे याद कर सकते हैं पेनियोफोबिया। फार्माकोफोबिया, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल जानते हो ना, मेडिसिन की फील्ड होती है, मेडिसिन की स्पेलिंग गलत है, MEDICINES होता है, यहाँ पे MA लिखा हुआ है, तो कुछ ऐसे टाइपिंग एरर है, मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। इस बार मैंने ध्यान देने की कोशिश की है कहीं स्पेलिंग एरर
गलत ना हो। इसके अलावा भी अगर कहीं छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। लव ऑफ लाइट, लाइट के लिए फोटो इस्तेमाल करते हैं तो फोटोफिलिया। लव ऑफ लाइट, अगर प्रकाश से प्यार हो तो लाइट के लिए फोटो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो फोटोफिलिया। लव फॉर मनी, प्लूटो, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट समझ के जो है नोट कीजिए, ये आ सकता है एग्जाम में। अगर पैसे से प्यार है प्लूटो, तो क्या कहते हैं इसको? प्लूटोफिलिया। पायरोमनिया, ऑब्सेशन की स्पेलिंग यहाँ गलत है, वो भी SESSION होना चाहिए। ऑब्सेशन टू सेट थिंग्स ऑन फायर, अगर किसी चीज में हमको आग लगाने की सनक हो, आग लगाने की सनक हो, जला देने की ससन हो, तो हम पायरोमनिया बोलते हैं। ये बहुत आता है आपका पायरोमनिया। और फायरवर्क जो परफॉर्म करते हैं पायरोटेक्निक्स उनको बोलते हैं, ये भी वर्ड बहुत आता है, तो याद रखिए कि पायरोटेक्निक्स वो उनको मतलब बोलते हैं जो फायरवर्क वगैरह परफॉर्म करते हैं। सीटोफोबिया, सीटोफोबिया, अगर फूड से डर हो, अगर हमें खाने से डर हो तो खाने के लिए हम सीटो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। सीटोफोबिया फियर के लिए, फोबिया, और सीटो फूड के लिए। थर्मोफोबिया, थर्मो होता है थर्मल जो है आप टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो थर्मोफोबिया फियर ऑफ हीट और हीट प्लेसेस। जहां पे भी टेम्परेचर की बात आएगी, टेम्परेचर से डर की बात आएगी, वहां हम इस्तेमाल करेंगे थर्मोफोबिया। टॉक्सिकोफोबिया, टॉक्सिक मतलब समझ रहे ना, पॉइजन, तो टॉक्सिकोफोबिया, अगर हमें जहर से, अरे जहर से किसको डर नहीं लगता है, तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा टॉक्सिकोफोबिया। फियर ऑफ एनिमल, एनिमल के लिए आप जानते हो जू में रहते हैं तो जू फोबिया, अगर हमें एनिमल से डर हो तो हम जू फोबिया लिखेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको 50-51 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस पे बेस बताई है, ये मोर देन सफिशियंट है अगर बात करें फोबिया, फिलिया, मनिया पे। तो इनमें से जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है उनको आप जरूर याद कर लीजिएगा, उनके स्पेलिंग्स आप याद कर लीजिएगा। मैंने दो आज स्पेलिंग करेक्ट करने की कोशिश की है क्योंकि दिख रहा है सामने की टाइपिंग एरर बहुत है। अगर आप में से किसी लोगों को और वीडियो में जो है टाइपिंग एरर अगर दिखे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको रेक्टिफाई कर सकूँ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा है तो टाइपिंग एरर जो है हो जाता है। टाइपिंग एरर हम उतनी सही तरीके से रेक्टिफाई नहीं किए, आज मैंने बहुत ध्यान देने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। और आप रिवीजन करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि अब आपका वर्कलोड, आपका जो है वकैब सेक्शन ये बहुत बढ़ रहा है, आने वाले समय में और भी बढ़ने वाला है क्योंकि तकरीबन 100 के आसपास वकैब हम डेली डिस्कस कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।